नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस 70 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। देखो, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं। तो बच्चों, हमने बताया था कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आयतन घनत्व कहते हैं। तो उसी प्रकार देखो, यहां पूछा गया प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन बच्चों, अगर आपसे पूछे कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा तभी तो लगाओगे। देखो, आवेश के रैखिक घनत्व को हम लोग लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा बच्चों? लेमडा के द्वारा। और आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं, और आवेश के आयतन घनत्व को रो के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा बच्चों? रो के द्वारा। देखो, अगर आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक पूछे तो यहाँ हमारा डिफिनेशन से ही इसका मात्रक निकलता है कि प्रति एकांक लंबाई में, देखो लंबाई में पूछा गया आवेश के परिमाण को, यानी कि क्यू बटा में हमारा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये क्या है, किसके लिए है? हमारा बच्चा पार्टी क्यू है, यानी कि चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, लंबाई है तो मीटर हो जाएगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक होता है। और सिग्मा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्यू बटा में क्या होता है बच्चों? एरिया होता है। चार्ज बटा में एरिया हो जाएगा, यानी कि चार्ज का कूलम हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका मात्रक? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर जो मात्रक है, ये है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। और हमारा ये रो बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्यू बटा में क्या होता है? भी होता है, यानी कि आयतन होता है। तो देख लो, चार्ज का हमारा कूलम होता है और भी यानी कि वॉल्यूम का हमारा क्या होता है? मीटर क्यूब हो जाता है। यही तो है। तो देख लो ना, कूलम प्रति मीटर क्यूब आए तो आवेश का आयतन घनत्व है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आए तो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और कूलम प्रति मीटर आए तो आवेश का रैखिक घनत्व है। मैं आशा करता हूं कि ये सारा चीज आपको अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों, अच्छे से समझते चलो, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने दूसरा नंबर सवाल। बता दो, एक माइक्रो कूलम बराबर होता है कितना होता है? बता दो आप लोग। एक माइक्रो कूलम आपसे पूछा गया है, तो 2 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? तो 1 माइक्रो कूलम बराबर जो हमारा होता है वो होता है 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। लेकिन बच्चों, अगर आपसे पूछे 1 नैनो कूलम बराबर, यानी कि 1 नैनो कूलम बराबर पूछे, तब क्या लगाओगे? वो होता है 10 टू द पावर -9 कूलम। ये भी याद रखिएगा। अगर माइक्रो कूलम पूछे तो 10 टू द पावर -6 कूलम होता है, और 1 नैनो कूलम पूछे तो 10 टू द पावर -9 कूलम होता है। बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखिए। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से समझा के मैं पढ़ा रहा हूं। बस आपका दायित्व है कि अच्छे से समझते चलना है और क्लास को लास्ट तक देखना है। देखिए, अब तीसरा नंबर सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा आया कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखो, डिफिनेशन से ही हमारा निकल रहा है। देखो, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले क्या फोर्स को क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यही तो हमारा फॉर्मूला है। बच्चों, मैं कितना बार बताया हूं, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर पूछे विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो यहीं से देखो, फोर्स का हमारा न्यूटन हो जाता है और चार्ज है तो कूलम हो जाता है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। एक हमारा और भी होता है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, ये भी क्या है? तो विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है। दोनों मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल हमारे सामने है। बता दो, फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है कि आवेश का विमा क्या होता है? आवेश का विमा यानी कि द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, कौन सा होगा? तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सर आई बराबर जो होता है वो होता है क्यू बटा में टी होता है। ये फॉर्मूला है। तो हमको निकालना क्या है? तो चार्ज निकालना है, यानी कि क्यू बराबर क्या होगा? आई टी हो जाएगा। आई टी यहाँ पे लिख लेंगे। आई क्या है हमारा? तो धारा है। तो धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। सभी बच्चे को पता है, 10th में भी पढ़े थे कि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और टाइम है तो टाइम को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कौन
सा एटी देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, एटी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बच्चों, अच्छे से समझ लो और इसको भी याद रखना, क्यू बराबर आई टी और आई बराबर क्यू बटा में टी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब 5वां नंबर सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा आया, देखो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, अब बता दो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो कैसा होता है। पहले आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो वो याद रखिएगा वो होता है 8.85 गुणा 10 पर पावर -12 और मात्रक पूछे तो फैराड प्रति मीटर, यही तो है। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान भी याद रखना 8.85 गुणा 10 पर पावर -12 फैराड पर मीटर मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, ये बताना है आपको। तो मैं बता दूं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। क्या होता है बच्चों, बढ़ या घट सकता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा। चलिए फिर 7 नंबर सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा आया, बता दो 7 नंबर सवाल का स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी होता है बच्चा पार्टी। क्या होता है, संरक्षी होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यान से देखते चलना है। 8 नंबर सवाल हमारे सामने है। 8 नंबर सवाल का 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछा गया। आप लोगों से बता दो 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है वो होता है 3 गुणा 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये खाली स्थान में क्या होगा, 3 गुणा 10 पर पावर क्या होगा 9 हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यहाँ पे दिया गया, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कौन सा होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग जो सूचित करते हैं वो पी के द्वारा डिनोट करते हैं। पी बराबर हमारा फॉर्मूला है क्यू इंटू एल। चार्ज का कूलम होता है, लंबाई का मीटर होता है, कूलम इंटू मीटर किस ऑप्शन में दिखाई दिया बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कूलम इंटू मीटर लगा सकते हो, करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा और इस फॉर्मूला को भी याद रखना आप सब। चलिए 10 नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो 10 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। बच्चा पार्टी हमने अभी बताया था ना कि एक मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युतीय क्षेत्र का। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों आप लोग क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हो, इसलिए सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलना आप सब। ओके जी, बच्चा पार्टी हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत करके क्लास को लाइक कर दीजिएगा, बस 1 सेकेंड तो लगेगा। सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 11 नंबर सवाल, बता दो 11 नंबर सवाल का किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। विद्युत धारिता को हम लोग सी द्वारा डिनोट करते हैं और सी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है क्यू बटा में भी, यही फॉर्मूला है हमारा। अगर इसका मात्रक पूछे तो चार्ज का हमारा कूलम होता है, कूलम प्रति वोल्ट भी इसका मात्रक हो सकता है, इसीलिए सही जवाब हमारा क्या होगा 11 का ए हो जाएगा। सभी बच्चे को याद रखना है। ओके चलिए 12 नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो 12 नंबर सवाल कर रहा है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है किससे। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 1 से। किससे होता है बच्चों, 1 से अधिक होता है। 12 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ओके चलिए 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल का रहा है कुछ ऐसा है, देखो 13 नंबर सवाल कर निम्नलिखित में कौन विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। यहां पूछा गया नहीं है बच्चों, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो फाई बराबर जो फॉर्मूला हमारा है वो होता है ई इंटू डी ए। डी को हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो ए जरूर लिखेंगे। देखो ई का मात्रक यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है या फिर वोल्ट प्रति मीटर दोनों होता है। पहले हम लोग न्यूटन प्रति कूलम लिख लेते हैं और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है तो एरिया का मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। एक मात्रक हमारा यहां से निकल गया और ई का हम दूसरा वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसका मात्रक हमने बताया था, गुना में मीटर स्क्वायर कर लो तो 1 मीटर से 1 मीटर उड़ गया यानी कि वोल्ट इंटू मीटर, ये भी बच गया। यानी कि दो मात्रक हमारा, एक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर और दूसरा वोल्ट मीटर। तो देख लो ये मात्रक और ये मात्रक है, लेकिन ये वोल्ट प्रति मीटर नहीं होता बच्चों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चों। 14 नंबर सवाल का देखो क्या कर आपके सामने है, बता दो। ये प्रश्न तो कई बार मैं बता चुका हूं विद्युत धारिता के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा
पूछा गया कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सी बराबर, यानी कि सी क्या है, तो विद्युत धारिता यानी कि संधारित्र की धारिता है, जिसे हम लोग सी के द्वारा डिनोट करते हैं। और सी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा में क्या होता है, डी होता है। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी आपसे पूछा गया है। तो सदिश राशि विद्युत धारा जो है ये हमारा अदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत विभव भी एक अदिश है, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है, जिसका मात्रक कूलम होता है। लेकिन चुंबकीय आघूर्ण जो है ये हमारा सदिश राशि है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का डी लगा रहे हो आप लोग तो सही हो जाएगा, जिसका की मात्रक हमारा एम्पियर गुना मीटर स्क्वायर भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल कह रहा है, धातु का पराविद्युतांक होता है, कितना होता है। धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है बच्चों, अनंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखते हो कितना आसान आसान प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा। बच्चा पार्टी घबराना नहीं है, अच्छे से समझ के अगर पढ़ते हो तो आपके दिमाग में 100% समझ आएगा और अच्छे से याद भी करते चलोगे और अच्छे मार्क्स भी लेके आओगे। इसलिए बच्चों अच्छे से पढ़ते चलना है, फल की चिंता ना करो। अभी क्या करना है, मेहनत करना आप लोगों को। देखो 17 नंबर सवाल जो कह रहा है, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती, यानी जिसको हम लोग समानुपाती भी बोल सकते हैं। बता दो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम लोगों का जो होता है, यानी कि विद्युत धारिता का क्या होता है, वो सी के द्वारा डिनोट करते हैं। और समानुपाती किसके होता है, समानुपाती किसके होगा, बता दो बच्चा पार्टी। 17 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे फटाफट से लगा दो, कौन सा होगा सही जवाब। तो वो हमारा त्रिज्या यानी कि आर के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 17 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 18 नंबर सवाल जो है कह रहा है, देखो 18 नंबर सवाल कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के नीले रंग का मान कितना होता है। नीले रंग के लिए पूछ दिया गया आप लोगों से, तो हमने ट्रिक बताया था। क्या बताया था बच्चों, बीबी रोए जीबी। क्या बताया था, बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी। बस यही तो हमने ट्रिक बताया था। यही से हमारा सभी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान निकल जाता है। ये बी क्या है, तो ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है और ग्रीन है और ब्लू है। यहां से 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 और 6। देखो किसके लिए पूछा गया है, नीला रंग के लिए, यानी कि ब्लू के लिए। तो ब्लू के लिए हमारा देखो क्या है, तो 6 है। तो करेक्ट आंसर हम क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का जितने भी बच्चे सी लगाए हो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 19 नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो 19 नंबर सवाल कर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो अपसरित होती है। क्या होती है बच्चों, अपसरित होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल कह रहा है, देखो क्या कर रहा है 20 नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है आपके सामने। बता दो टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होती है, ये बताना है आपको। 20 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे लगा दो। हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, W बराबर फॉर्मूला होता है। W बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है VIT। क्या होता है बच्चों, V और I और T होता है। यानी कि V बराबर हमारा एक ओम के नियम से प्रतिरोध होता है, R V बराबर IR होता है। यानी कि V बराबर I और R लिख देंगे, गुना में क्या होगा, I हो जाएगा और T हो जाएगा। तो देखो I और I बराबर क्या होगा, I स्क्वायर हो जाएगा और R है और T है। बस यही तो है हमारा। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, I स्क्वायर RT। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है। पीला रंग यानी कि ऑरेंज के लिए पूछा गया है। तो बीबी रोए जीबी लिख लो, यहाँ पे बीबी रोए जीबी यहाँ पे लिख लो। देखो 0 1 2 3 4 हो जाएगा। यानी कि येलो के लिए हमारा क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये कई बार हमने बता चुका हो बच्चों, इसलिए ट्रिक को मत भूलो, सारा चीज आप लगा दोगे। चलिए 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल जो कर रहे, देखो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। क्या होती है बच्चों, वोल्ट होती है। 22 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा बच्चों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलना, बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलना। देखिए 23 नंबर सवाल कर, वोल्ट मीटर क्या मापता है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। भाई प्रतिरोध जो है ये तो ओम मापता है और ये धारा जो ये एम्पियर में होता है। ये सब कैसे होगा, हमारा प्रतिरोध जो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए
24 नंबर सवाल हमारे सामने है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा यानी कि kWh जो मात्रक होता है वो एनर्जी का होता है। लेकिन अगर पूछे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3 गुना 10 पावर 6, 3 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। बच्चों ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका मान जो होता है 3 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल का है, देखो विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है। ये प्रश्न कई बार मतलब घुमा फिरा के वही पूछा गया जो अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा वही है। तो हमारा क्या होगा, यानी कि पावर पूछा गया, आप लोगों से बता दो क्या होगा 25 का राइट आंसर। बड़ा ही आसान सा प्रश्न पूछ दिया है, तो बता दो क्या होगा। तो P बराबर V² r फॉर्मूला है, क्या है बच्चों, V² r होता है, यही तो फॉर्मूला है। और देख लो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, लगा सकते हो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल का है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं वो कौन सा होता है, बता दो। तो नाइक्रोम हो जाता है। कौन सा होता है बच्चों, नाइक्रोम होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 27 नंबर सवाल आपके सामने है। 27 नंबर सवाल कुछ ऐसा है आपके सामने, व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना करता है किसका। व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना होता है प्रतिरोध का, किसका बच्चों, प्रतिरोध का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, ये सब आसान सा प्रश्न है, इसमें समझना क्या है। देखो 28 नंबर सवाल है कि तांबा का कार्यफलन कितना होता है। तांबा का जो कार्यफलन होता है वो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, देखो आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न आया कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी धारा को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसकी धारा को घटाना चाहिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगा लो और अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 30 नंबर सवाल का है, देखो 30 नंबर सवाल का, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किसमें। सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। किसमें होता है बच्चों, कृत्रिम उपग्रह में होता है। 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए 31 नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो। 31 नंबर सवाल का रहा, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, लेकिन ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक और मात्रक गॉस भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, और कौन सा गॉस भी होता है, लेकिन ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है बच्चों। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल का है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होता है। ये पूछा गया आप लोगों से, बता दो। 32 का राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग, फटाफट से लगा दो। वो किसके समानुपाती होता है, वो विक्षेपण के, यानी कि विक्षेप के। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ विक्षेपण भी रह सकता है क्योंकि विक्षेपण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, क्या करे, देखो धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है। बता दो आप लोग सभी बच्चे, क्या होगा, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है, वो अवमंदित होती है। क्या होती है बच्चों, अवमंदित, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का जितने भी बच्चे बी लगाए हो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल क्या रहा है, देखो लेंज का नियम संबद्ध है, किससे संबद्ध होता है, तो वो ऊर्जा से। किससे बच्चों, ऊर्जा से। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का सी लगा लो तो आपका भी सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, देखो 35 नंबर सवाल जो कह रहा है वो है, एक प्रत्यावर्ती धारा जो है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन और 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न, आपको बनाने की जरूरत है, आपको बनाना आना चाहिए। देखो I बराबर यहाँ पे कितना दिया गया बच्चा पाठी, I बराबर दिया गया हमारा क्या है 0.6 है, साइन है, और क्या है तो 100 पाई, यहाँ पे 100 और पाई टी लिखा गया है, इतना है। तो हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, तो बता दो फॉर्मूला अगर पता हो तो क्या होगा, आई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, आई बराबर फॉर्मूला होता है क्या, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे, ये फॉर्मूला कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। यहां से अगर हम इसको तुलना दोनों में करें तो वो हमारा क्या होगा, ओमेगा बराबर, अगर हम बात करें तो ओमेगा बराबर क्या होगा बच्चों, ओमेगा बराबर 0.6 हो जाएगा, आपको पता होगा। या फिर ये 100 पाई जो है इसको यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि ओमेगा बराबर क्या होगा 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई यहाँ पे लिख लेंगे। ओके,
बस यही है। और आई नोट बराबर भी यहाँ लिख लेंगे, आई नोट बराबर क्या होगा, देखो अगर तुलना करते हैं तो साइन से साइन यहाँ से हटा दो, उसके बाद देखो ओमेगा है टी है तो टी यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद देखो आई नोट और 0.6 बचा है तो आई नोट बराबर हम क्या लिख लेंगे 0.6 लेंगे। देखिए हमारा एक ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा कि 2 पाई एफ होता है। ओमेगा बराबर जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों 2 पाई एफ होता है, और 2 पाई एफ बराबर क्या होगा 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई, और पाई से पाई हमारा यहाँ से कट गया तो एफ हमारा क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा 100/2 हो जाएगा, और 50 दूना के 100 होता है। एफ क्या है बच्चों आवृत्ति है, जो कि आपसे पूछा गया आवृत्ति, यानी कि 50 दूना के 100 हमारा क्या होगा 50 हर्ज हो जाएगा। 50 देखो किस में दिया गया बच्चों, ऑप्शन बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। बड़ा ही आसान है, बनाने की जरूरत है, अच्छे से समझ के इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 36 नंबर सवाल, बता दो चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों के मिश्रित प्रभाव को क्या कहा जाता है। चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों के मिश्रित प्रभाव को हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 36 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो 37 नंबर सवाल का चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बता दो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा गया है, बता दो चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग किसके द्वारा, तो म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, और म्यू बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है आई इंटू ए होता है, आई इंटू क्या होता है बच्चों ए होता है। ये धारा है और ये क्या है एरिया है, तो धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यही तो हमसे पूछा गया। करेक्ट आंसर हम क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पियर गुना मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर जितने भी बच्चे बी को लगाए हो करेक्ट हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, ये रहा आपके सामने, बता दो 38 नंबर सवाल का किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण अभी हमने जो उसका मात्रक बताया वही पूछा गया, तो ये एक प्रकार का सदिश राशि है। क्या बच्चों, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा रहा, बता दो 39 नंबर सवाल का निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है। वो हमारा होता है एकल चुंबकीय ध्रुव, जिसका अस्तित्व नहीं होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा 39 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल का है, देखो क्या कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है ये पूछा गया आप लोगों से। तो हमारा आर जो होता है, आर जो समानुपाती होता है वो क्या होता है पी के, और ये पी जो है हमारा क्या होता है, ये क्या होता है संवेग होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 का बी जितने भी बच्चे लगा रहे हो बच्चा पार्टी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल है। 41 नंबर सवाल का है, देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी बच्चे 41 का बी को लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 42 नंबर सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा आया, बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब। कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, ऋणात्मक होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। डेली क्लास का हमारा टाइम जो है एक 7 बजे हमारा क्लास होता है बच्चों, एक हमारा 8 बजे होता है डेली क्लास, तो दोनों क्लास को ज्वाइन करो बच्चा पार्टी, बिल्कुल फ्री लिया जाता है क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर सवाल का है, देखो क्या कर आपके सामने है, देखो 43 नंबर सवाल का है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु अधिक उपयुक्त होगी, बता दो। क्या वो वायु है, नरम लोहा है, इस्पात है, या फिर तांबे और निकेल की मिश्र धातु है। वो नरम लोहा होता है। क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट आयरन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था। बेतारी तार संचार का जो आविष्कार किया था वो क्या था, मार्कोनी ने। किसने किया था बच्चा पार्टी, मार्कोनी ने, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है। 45 नंबर सवाल का है, देखो क्या कर रहा है, एक्स किरणें बनी होती है, किससे बनती है। एक्स किरण जो होता है, एक्सरे जो बना होता है वो किससे बना होता है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण से बना होता है। किससे होता है बच्चों, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से। ऑप्शन नंबर सी को लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 46 नंबर सवाल, बता दो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है।
वायु का अपूर्णांक जो होता है वो सभी पदार्थों के अपूर्णांक से कम होता है और वो होता है 1.0003 होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 1.363 जो दिया गया है ये किसका है बच्चा पार्टी? अगर पता हो तो चैट सेक्शन में बता दो, फटाफट से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो मैं बता दूं ये क्या है, तो जल का है। किसका है बच्चा पार्टी? तो ये जल का है, सभी बच्चे को पता होगा। ये 1.36 जो है ये अल्कोहल का, जिसको हम लोग OH लिख सकते हैं, अल्कोहल हमारा हो गया। उसके बाद ये हीरा का है और आपको पता होगा कि हीरा का अपूर्णांक जो होता है वो सभी पदार्थों के अपूर्णांक से क्या होता है? अधिक होता है। याद रखिएगा हीरा का अपूर्णांक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीरा का अपूर्णांक आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, बता दो। अगला प्रश्न भी वही पूछ दिया जो कि अभी हमने बताया है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक सभी पदार्थों के अपूर्णांक से अधिक होता है? और जो अभी हमने बताया कि हीरा का अपूर्णांक सभी पदार्थों के अपूर्णांक से अधिक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे सबका सबसे कम जिसका अपूर्णांक होता है वो कौन सा होता है? तो वो हमारा क्या होता है बच्चों? वायु होता है, जिसका क्या अपूर्णांक कितना होता है? 1.0003 होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, या तो कम पूछेगा या फिर ज्यादा पूछेगा, ये दोनों आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल का है, देखो क्या कह रहा है। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? हमने बताया था कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा हो तो वो हमारा उत्तल दर्पण जो होता है, क्या होता है? उत्तल दर्पण है। अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा हो तो वो अवतल दर्पण होता है। देखो वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा? उत्तल दर्पण से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल कह रहा है, 49 नंबर सवाल है, जितने भी बच्चे बच्चा पार्टी सब्सक्राइब नहीं किए हो सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल को। देखो 49 नंबर सवाल जो कर आपके सामने है, हाँ, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस रंग के लिए होता है? प्रकाश का जो क्रांति कोण सबसे कम होता है वो होता है बैगनी रंग के लिए। क्या होता है बच्चों? बैगनी रंग के लिए होता है। लेकिन सबसे अधिक पूछे तो वो लाल रंग के लिए होता है। बस याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी अभी का हमारा सही आंसर है। अगर सबसे अधिक पूछे तो क्या लगाओगे? लाल रंग के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है। 50 नंबर सवाल का ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो क्या होता है बताओ आप लोग। क्या वो ट्रांसमिशन लाइन है, वेवगाइड है? ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों है या इनमें से कोई नहीं? ये जो है ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है। 51 नंबर सवाल का ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ही है। देखो ऑप्टिकल फाइबर की बात हो तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहां तक आ ही गए तो एक प्रश्न मैं बता दे रहा हूं, ये याद कर लीजिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है? आवश्यक शर्त दो ही होता है, उसको याद कर लीजिएगा क्या होता है और उसकी आवश्यक शर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 नंबर में अन्यथा 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ओके जी, तो आप लोग विश्वास करके इसको जरूर याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। 52 नंबर सवाल है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है कितनी? अगर उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें तो वो हमारा धनात्मक होता है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार दिया गया उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक। ये किसके लिए है बच्चों? ये है अवतल लेंस के लिए। ये भी याद रखिएगा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। और उत्तल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल के लिए हमारा धनात्मक और अवतल के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बता दो। अगला प्रश्न कह रहा है 53 नंबर सवाल है आपके सामने है, बता दो। अगला नंबर सवाल ये है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित किस में परिवर्तन होता है? अगर नहीं होता तो हम आवृत्ति लगाते थे, लेकिन होता है वो वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में परिवर्तन होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल जो कह रहा है, 53 नंबर सवाल बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, कई बार हमने बता भी चुका है। ये प्रश्न तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो 54 नंबर सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, लेंस की क्षमता के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि P बराबर फॉर्मूला है P1 प्लस P2। P1 प्लस क्या होता है बच्चों? P2 होता है। देखो P1 में हम मानेंगे 2 है, P1 में 2 है, प्लस में क्या होगा?
होगा -3.5, यहाँ पे लिख लेंगे -3.5 हो जाएगा। तो देख लो, अगर प्लस गुना माइनस, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि माइनस हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे 2 माइनस क्या होगा 3.5 हो जाएगा। तो देख लो, इसमें से अगर इसको घटा दो तो हमारे सामने क्या बचेगा, माइनस क्या बचेगा, -1.5। देख लो कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया है, डायोप्टर में पूछा कि डायोप्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आसान सा प्रश्न है, आप लगा लो ऑप्शन बी और करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 55 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल, ये भी वही प्रश्न है, इसको छोटा कर दिया जाए। अब बताते हैं इसका जो है आंसर। देखो ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। ये भी वही पूछ दिया गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया हो तो वो हमारा एक फॉर्मूला है, P बराबर 100 बटा में क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ये क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला है, इसी से हम लोग अभी निकालते हैं। देखो 100 है तो बराबर में 100 बटा में फोकस दूरी पहला का निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं, रुको 1 मिनट। उसके बाद पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, पहला वाला को हम लोग P1 मान लेते हैं। P1 बराबर 100 बटा में क्या होगा, फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। 20 पंचे 100 यानी कि 5 ये हो गया, 5 डायोप्टर एक निकल के आया, और P2 हम दूसरा को मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा P2 मान लेते हैं। चलो इसको P2 मान लेते हैं, तो बराबर क्या होगा 100 बटा में -40 है तो 40 लिख लो, 40 दूना क्या 80 यानी कि 2.5 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे लिख लो 2.5, यानी कि माइनस में क्या होगा, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा, -2.5 हो जाएगा। अगर हम ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला हमारा है कि P बराबर P1 प्लस P2, ये अभी हमने बताया P1 प्लस P2, इस फॉर्मूला का अगर यूज करें तो हमारा 2 यहाँ से डायोप्टर निकल के आया है, यानी कि P बराबर P1 प्लस P2 है। P बराबर P1 में हम कितना माने, तो P1 में हमारा कह रहा है कि हम है 5 डायोप्टर, तो हम 5 डायोप्टर को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस में P2 लिखेंगे, तो प्लस में हमारा P2 कितना है -2.5, तो -2.5 यहाँ लिख लेंगे। प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, यानी कि 5 माइनस 2.5 बराबर क्या होगा +2.5। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 2.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों अच्छे से समझ के लिखते चलना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो क्या कर रहा है, परावर्तक दूरदर्शक का निर्माण किसने किया था। परावर्तक दूरदर्शक का जो निर्माण किया था वो न्यूटन साहब ने किया था। किसने किया था बच्चा पार्टी, न्यूटन साहब ने किया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, 57 नंबर सवाल है, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चा पार्टी, ये 5 नंबर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाता है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ये आपके 5 नंबर और 2 नंबर में भी आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं, मानव नेत्र में जो होता है दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। अब पूछोगे सर कौन कौन से होते हैं, ये बता देते तो मजा ही आ जाता। चलो मैं बता दे रहा हूं, अच्छे से याद रखना। देखो एक हमारा होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है बच्चा पार्टी, निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष होता है। तीसरा हमारा जरा दृष्टि दोष होता है। चौथा अबिंदुकता होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का यूज करते हैं। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ये भी याद रखिएगा, हमारा क्या हो जाएगा 4 प्रकार के। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है, तो वो हमारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है, जिससे कि इसकी व्याख्या नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर सवाल कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णक प्रकाश है। बता दो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा है जो सबसे उत्तम एक वर्णक प्रकाश है, तो वो हमारा लेजर होता है। लेकिन बच्चों एक बात और याद रखिएगा, अगर लेजर का प्रकाशन वर्ष पूछे तो वो 1960 में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है आपके बोर्ड परीक्षा में कि लेजर का आविष्कार कब हुआ था, 1960 में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है। 60 नंबर सवाल कह रहा है कि प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखो प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक पूछा है, तो हम लोग लगा लेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बता दो 60 का सही जवाब अगर किसी बच्चे को पता हो तो। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि E बराबर एच न्यू होता है। हमें अगर क्या निकालना है तो प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक को हम लोग H के द्वारा डिनोट करते हैं। H बराबर क्या होगा, E बटा क्या होगा, E बटा में V हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी, तो E बटा में क्या होगा, V हो जाएगा। E हमारा क्या है, तो ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का मात्रक लिखेंगे। और V है हमारा आवृत्ति का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है और आवृत्ति का मात्रक माइनस यानी कि सेकंड इनवर्स होता है। अगर इसको ऊपर ले गए तो हमारा क्या होगा, इसको ऊपर ले गए तो जूल सेकंड हो जाएगा। ये क्या है, तो इसका मात्रक है, जूल सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर इसका विमा पूछे तो ऊर्जा का जो विमा होता है वो क्या होता है, ml2 और t इनवर्स 2 होता है, ये ऊर्जा का विमा है। और सेकंड इनवर्स है तो इसको हम टाइम इनवर्स में लिख लेंगे, बराबर में क्या होगा ml2 और t इनवर्स हो जाएगा। ये किसका विमा है, तो प्लांक नियतांक का विमा है। और भी बच्चों याद रखिएगा, अगर इसका मान भी पूछ दे वो भी मैं बता देता हूं बच्चा, पता घबराने का जरूरत नहीं है। अगर इसका मान पूछे तो क्या होगा, वो होता है 6 पॉइंट, यहाँ पे लिख दे रहा हूं बच्चा पार्टी, क्या होगा वो हमारा होता है 6.626 होता है, 6.626 होता है और गुना 10 पर पावर -34 जूल सेकंड होता है। जूल सेकंड क्या है, तो इसका मात्रक है, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों में से कोई आ गया तो आप लोग छोड़ के नहीं आना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मात्रक पूछे जूल सेकंड लगाना, विमा पूछे तो यहाँ ऊर्जा का विमा निकाल लेना, उसके बाद ये आवृत्ति का विमा निकाल के यहाँ लिख देना। ml2 t इनवर्स ये क्या है, तो ये प्लांक नियतांक का विमा है। और प्लांक नियतांक का मान पूछे तो 6.626 गुना 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड होता है, 34 जूल सेकंड होता है, याद रखोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 61 नंबर सवाल। बता दो चांदी का देहली तरंग दैर्घ्य कितना होता है। चांदी का जो देहली तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है, 265 नैनोमीटर होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीजियम का पूछे तो सीजियम का देहली तरंग दैर्घ्य कितना होता है बच्चा पार्टी, 656 होता है। कितना होता है, 656 नैनोमीटर होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ गया है। अगर कैल्शियम का पूछे, कैल्शियम का भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपसे कैल्शियम का पूछे, कैल्शियम का तो 460 होता है। कितना होता है बच्चा पार्टी, 460, यहाँ पे नैनोमीटर भी लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद क्या पूछेगा आपसे बता दो, पोटेशियम का भी पूछ सकता है, तो 565 होता है, शायद 565 ही होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है आपको कैल्शियम, क्या बोलते हैं फटाफट से बता दो, सभी बच्चे लगा दो चैट सेक्शन में फटाफट से। आप लगा सकते हो कि हमारा क्या हो जाएगा, 565 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी में भी दिखाई दे रहा है बच्चा पार्टी, तो लगा लो। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगर लगाता हो। लेकिन हमारा चांदी का पूछा गया, इसीलिए हमारा क्या होगा, 265 नैनोमीटर हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। पोटेशियम का यह है, देखो क्या सीजियम का 656 होता है, कैल्शियम का 460 होता है, और ये पोटेशियम का 565 होता है, और चांदी का क्या होता है, 265 होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है। 62 नंबर सवाल जो कह रहा है, इनमें कौन आवेश रहित है। आवेश रहित कहने का अर्थ है कि चार्जलेस कौन सा होता है, वो फोटोन कण होता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, वो 0 होता है, इसलिए हम कह लेते हैं कि ये आवेश रहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है। 63 नंबर सवाल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, ऊर्जा को मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है बच्चों, ऊर्जा को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल का रहा, देखो 64 नंबर सवाल का रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बता दो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो वामर श्रेणी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए 65 नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। 65 नंबर सवाल है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। देखो परमाणु का जो नाभिक बना होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से बना होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया वो अवश्य रहेगा, वो रहता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का रहना बहुत ही आवश्यक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर पूछे कि परमाणु का नाभिक किससे बना होता है, तो अभी मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 66 नंबर सवाल। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है, ये तो सभी बच्चे को पता होगा, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो है नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल का रहा है, दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में कौन द्विआधारी संख्या है। तो 25 का निकालने में क्या जा रहा है, 25 का हम लोग निकाल लेते हैं, 2 से लगाते चलेंगे, तो 12 दूना के 24 होता है, एक बचा यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 छा के 12 होता है, कुछ नहीं बचा 0 लिख लेंगे। फिर 2 तिया के 6 लिख लेंगे, कुछ नहीं बचा 0 लिखेंगे। फिर क्या होगा, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, और ये एक जो बचा वो यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 11001। क्या होगा बच्चा पार्टी, 11001 हो जाएगा। यही क्या है, द्विआधारी है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि नीचे से लेके ऊपर की ओर लिखते हैं, बस यही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 68 नंबर सवाल है। मूल गेट कौन सा होता है, बेसिक गेट जो होता है वो कौन सा होता है। वो हमारा एक होता है एंड होता है, और दूसरा हमारा और होता है, और तीसरा नोट होता है। एंड और नोट होता है। एंड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है a इंटू बी बराबर y होता है, फॉर्मूला नहीं, इसको व्यंजक बोलते हैं। और के लिए क्या होता है, a प्लस बी बराबर क्या होता है, y होता है, ये और के लिए है। और नोट के लिए अगर a लिखे तो बराबर क्या होगा, a नोट हो जाएगा। यही इसका क्या होता है, ये होता है व्यंजक। याद रखिएगा, ये व्यंजक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यंजक भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एंड और नोट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 69 नंबर सवाल है। निम्न में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है, निम्नलिखित में कौन सा है जो सार्वत्रिक लॉजिक गेट होता है, नैंड गेट।
नैंड गेट को सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछे तो a इंटू बी बराबर वाई लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे a इंटू बी बराबर क्या होगा, वाई हो जाएगा, ऊपर में ऐसे लगा देंगे, बस यही क्या है, तो नैंड गेट के लिए होता है, एंड के लिए पूछे तो ये हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 17 नंबर सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। बता दो, लास्ट सवाल कर रहा है फैक्स का अर्थ क्या होता है, यानी FAX का अर्थ जो होता है वो होता है फेसिमाइल टेलीग्राफी होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, फेसिमाइल टेलीग्राफी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताना। आज देखते हैं सभी बच्चे कमेंट करते हैं कि नहीं। सभी बच्चे क्लास के खत्म होने के बाद सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि क्लास कैसा लगता है हमारा, तो बताना, ओके। और जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आप लोग, इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो सर पीडीएफ जो मिलेगा आप टेलीग्राम पे जाओ, इस चैनल का नाम विद्या आनंद है, वहां पे सर्च करो, आप ज्वाइन हो जाना, वहां पे इस क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।